अस्सलाम वालेकुम। मईशत में बेहतरी की दावेदार हुकूमत मईशत को किस जानिब लेकर जा रही है? गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने से कासिर होता चला जा रहा है। महंगाई का जिन पहले ही मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुका है, ऐसे में पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से 12 रुपए फी लीटर इजाफा गरीब अवाम पे खुदकुश हमला करने के मुतरादिफ है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है और पेट्रोल की जो अब नई कीमत है वो 159 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 154 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 8 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है, जिसके बाद मट्टी के तेल की नई कीमत जो है वो 126 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गई है। लाइट डीजल 9 रुपए 43 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। लाइट डीजल की नई कीमत जो है वो 123 रुपए 97 पैसे फी लीटर हुई है। याद रहे ये इजाफा IMF की शराइत के आइन मुताबिक जो है वो किया गया है। पेट्रोल की आसमान से बातें करती हुई कीमतें और बेकाबू महंगाई के मुतालिक अवाम के भी कुछ तासुरात हैं और बड़े जज्बाती हैं अवाम। सुनिए क्या कहा उन्होंने। अब अवाम के जो भी तासुरात हैं, अवाम जितनी भी परेशान है, अवाम के जो भी खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जितनी भी सताई हुई है, उसको तो रखिए आप साइड पर। एक मुफ्त मशवरा जो है वो आया है जी। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब ये फरमाते हैं जी कि जहाँ तक मुमकिन हो सके पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान पेट्रोल बनाता हो या हमारे यहाँ पेट्रोल के कुएँ हों तो फिर और बात, यानी अगर यहाँ पर कुएँ होते तो फिर आप जिस तरीके से मर्जी इस्तेमाल करते, और अब जो है आप अपने आप को पहचानिए और अपनी औकात के मुताबिक जो है वो पेट्रोल को इस्तेमाल कीजिए। ये एक मुफ्त मशवरा है जो कि शिबली फराज साहब की जानिब से आया है। सवाल ये है कि क्या महंगाई की चक्की में पिसी अवाम मजीद महंगाई का बोझ जो है वो बर्दाश्त कर सकेगी? क्योंकि ये तो बड़े आसानी से शिबली फराज साहब ने कह दिया कि पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। अब पेट्रोल कम भी इस्तेमाल कर लें तो पेट्रोल के बढ़ने का असर जो है वो दीगर अशिया खुरनोश पर भी पड़ता है और ज़िंदगी के जो और सिलसिले जिस तरीके से चलते हैं उनके ऊपर भी डायरेक्टली पड़ता है। और आइंदा दिनों में मजीद कितनी महंगाई होने जा रही है ये भी एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत महंगाई के बेकाबू जिनको काबू में लाने के लिए क्या कुछ इकदाम कर भी रही है या नहीं कर रही है? मुल्क में आए रोज बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत का जिम्मेदार कौन है और IMF की शराइत पूरी करने के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत मजीद और क्या तैयारियां कर रही है? बहुत सारे सवालात हैं जो हमने जानने। डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशरात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। शाहिद हसन सदीकी साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद जी। 17 जुलाई 2021 डेट भी मैं कोट कर रही हूँ कि 17 जुलाई 2021 को आपने हमारे शो में कहा था कि आवाम सुन लें, ये जान लें कि हुकूमत इसी साल 150 रुपये लीटर करेगी। आपकी सुनाई हुई जो नवीद है वो, या आपकी पेशगोई मैं कहूँ, वो बिल्कुल सच साबित हो गई है। तो फिर अब मैं चाहूँगी कि आप अगली पेशगोई जो है वो भी कर दें। 200 का या 200 का फिगर जो है वो भी क्या हम इसी हुकूमत के दौरे हुकूमत में हम देखेंगे कि वो भी जो है वो पेट्रोल उसको भी मैच कर लेगा या फिर 200 का फिगर भी क्रॉस होगा? बहुत शुक्रिया आपका। पहले अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं एक बात आपको ये बता दूं कि 1 जनवरी 2018 को पिछली हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून ने कुछ थोड़ा सा इजाफा किया था पेट्रोल की कीमतों में। तो इमरान साहब ने एक ट्वीट किया था एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके अल्फाज ये थे कि ये बात इंतहाई शर्मनाक है, एब्सोल्युटली शेमफुल, कि हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल का बम गिरा दिया है। उसके बाद कहा कि बजाय इसके कि टैक्सों की इस्लाहात करें, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन लें, हुकूमत जो है आवाम के ऊपर बोझ डालती चली जा रही है मुख्तलिफ, और इस मरतबा ये बोझ नए साल का जो डाला है वो पेट्रोलियम मसनूआत का। अब जो उन्होंने इजाफा किया है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा इजाफा है। इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन ये मैं बता दूं कि जनवरी 2021 में, क्योंकि आपने महंगाई की बात खास तौर से की है, जनवरी 2021 में पाकिस्तान में महंगाई थी 5.7%। जनवरी 2022 में एक साल के बाद ये हो गई 12.3%, यानी दुगनी से ज़्यादा, खित्ते में सबसे ज़्यादा। मगर प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि हमारी कीमतें खित्ते से कम है। अब खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है, इसमें कोई शुबा नहीं है। IMF की रिपोर्ट निकाल लें, स्टेट बैंक की निकाल लें, वर्ल्ड बैंक की निकाल लें, सबसे ज़्यादा महंगाई हमारे यहाँ है। ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसे हो गया, क्यों हो गया? और इसमें हुकूमत को भी पता है कि जून तक
महंगाई बढ़ती रहेगी, बल्कि सितंबर तक इसमें कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़नी है, शरह सूद में मजीद इजाफा करना है। सही। आप देखें तो ये नहीं जो तो ये बिजली सिर्फ की दर जून तक मजीद बढ़ेंगी बढ़ रही डॉक्टर डॉक्टर साहब, सिर्फ जून तक बढ़ेंगी या डबल डिजिट में हमारी महंगाई? अभी आपने भी कहा कि 12% की आपने बात की, मुझे ये बताइएगा कि ये सिर्फ जून तक बढ़ेंगी या जब तक आईएमएफ का पैकेज चल रहा है तब तक हमें इस तरह की जो हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है वो सहनी पड़ेगी या मिलती रहेंगी? लेकिन पहले मैं गलतफहमी दूर कर दूं, हाँ। ये बिल्कुल रिकॉर्डेड बात है कि ये सारा आईएमएफ के खाते में डालना जो है ना, ये गलत हाँ। है। अच्छा। इसका रिकॉर्डेड है ये सही है कि आईएमएफ जो है, आईएमएफ इस्तेमारी ताकतों के मकासद पर चाहता है कि पाकिस्तान की मईशत जो है गैर मुस्तहकम रहे, कमज़ोर रहे, और ये ठीक है। हमेशा आईएमएफ के प्रोग्राम में जकड़ा रहे। लेकिन सही। इमरान हुकूमत ने इस बात को यकीनी बना लिया है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि अगली दफ़े फिर ये आईएमएफ के पास जाएंगे। ये जो इनका दावा था कि ये आखिरी प्रोग्राम है, ऐसा कतई कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 4 रुपए ये पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा रहे हैं, जिसको आईएमएफ के खाते में डाल रहे हैं, हमारा जून में बजट जब आया था, जब आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं थे, उसमें आपने 610 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी रखा था 30 रुपए के हिसाब से। ये उसी पे जा रहे हैं ना। तो आईएमएफ ने तो कहा या नहीं कहा, आपने तो बजट में मंजूर कराया हुआ है जून 2022 में, ये तो रिकॉर्ड की चीज है। लेकिन जो अहम बात है कि आईएमएफ ये नहीं कहा है कि आप ये पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएं, ये गलत बयानी है। असल चीज ये है, मैं आपको पहले एक फिगर दे दूं जो हैरान कुन होगी कि 2014 में आलमी मंडी में तेल की कीमतें थी $140 फी बैरल। अच्छा। $140 फी बैरल, और पाकिस्तान में पेट्रोल के नर्ख थे 110 रुपया फी लीटर। $140 से अब ये कम होके $95 आ गई है। ये कम हुई है, $45 फी बैरल कम हुई है। लेकिन हमारी जो कीमतें हैं 110 रुपए के बजाय 160 रुपए हैं, जैसा अभी आपने अपने प्रोग्राम में बताया। तो एक तो आईएमएफ ने ये नहीं कहा था, ये आईएमएफ के खाते में गलत डाल रहे हैं। अच्छा। ये अपने टैक्सों की चोरी रोक रहे हैं, नहीं रोक रहे, ये एमनेस्टी दे रहे हैं, टैक्सों में मराद दे रहे हैं, शाहाना अखराजात कर रहे हैं, उसके नुकसानात पूरे कर रहे हैं। अब जब इन्होंने ये कहा था कि टैक्सों की इस्लाहत पिछली हुकूमत को कहा था करें, तो खुद तो इन्होंने ये कहा था 10 नुकात हिकमत अमली में कि 100 दिन के अंदर हम अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी लाएंगे, जो आज तक नहीं लाई, ना आइंदा लाएंगे, क्योंकि ना वो खुद तैयार है, ना काबीना तैयार है, पार्लियामेंट तो बात की बात है। तो जब आप 3800 अरब रुपए आलमी बैंक कह रहा है पाकिस्तान टैक्सों में कम वसूल कर रहा है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि ये 3800 जो है ये टैक्सों में जरूर है, मगर ये इनकम टैक्स में है, यानी मालदार लोगों से आप टैक्स नहीं ले रहे। उसका बोझ जो है जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस और पेट्रोल और बिजली आवाम पे डाल रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे जरा ये भी समझाइए कि ये जो जीडीपी के हवाले से कहा जाता है कि वो ग्रो कर रहा है, कर गया 4% से भी तजावुज कर गया, ये हो गया वो हो गया, एक तो ये कि इसका आम जिंदगी पे लोगों की क्या फ़र्क है अगर अशिया खुरनोश और पेट्रोल जैसी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो उनकी पहुंच से बाहर हैं, और ये दावा दुरुस्त भी है या नहीं? देखिए, अपनी कौम के साथ अगर खिलवाड़ करें तो उसका कोई इलाज नहीं है। मैं शौकत तरीन साहब को कहता हूँ, मैं आज एक स्टेटमेंट देता हूँ, वो इसको डिनाई करके दिखा दें। अब ये जो इस हुकूमत को जो शरह नमू विरसे में मिली थी वो थी 6.1%, खुद इस हुकूमत के मुताबिक है, 2018 में 6.1%। तो 6.1% इनको मिली। 4 साल जो इस हुकूमत के हैं, इसमें औसत शरह नमू हो गई 2.6%, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम, तो ये तो आधी से कम हो गई। और महंगाई उस वक्त थी कोई 4.5 के करीब, वो अब 12.2 पे आ गई। नहीं तो ये 4% वाला क्या दावा है? आप ही कह रहे हैं 2.6% पे चली गई, वो ये कहते हैं कि 4% तक चली गई है, तो ये दावा फिर गलत है। नहीं, दावा मैंने कहा 2.6% सालाना औसत हो गई इनकी। ठीक, अच्छा। अभी तो ये कह रहे हैं 5.37%, लेकिन आज आलमी बैंक की जो रिपोर्ट है वो ये कहते हैं कि इस साल जो है पाकिस्तान में शरह नमू 3.9% रहेगी। हुकूमत कह रही है 5%। मैं ये आपको कह रहा हूँ कि इस साल जो हमारी शरह नमू होगी वो 2022 पिछले साल से कम होगी, इसलिए कि पिछले साल आपने 2073 अरब रुपए का पैकेज दिया था ताकतवर तबकों को, शरह सूद गिराई थी, 21 महीने तक आईएमएफ का प्रोग्राम मुअत्तल रखा था, जिसकी वजह से मईशत तबाह हुई है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम के नर्ख बढ़े क्यों है मैं आपको बता दूं ना। मई से अब तक जो है, मई 2021 से अब तक $24 में गिरे हैं,
जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। तो अगर आप 15 अरब डॉलर का तो इंपोर्ट कर रहे हैं तेल, और उस पर 152 पे सही। कन्वर्ट करते थे, आज 174 पे कर रहे हैं, तो ये तो 350-400 अरब का फर्क तो ये पड़ गया ना। फिर उस पर सही। कस्टम ड्यूटी भी तो ले रहे हैं ना आप, फिर हम्म। पेट्रोलियम लेवी भी ले रहे हैं। तो ये ठीक जो है। अगर आप पिछले हिसाब से देखें तो 50 रुपए लीटर ये ज्यादा ले रहे हैं हम्म। 2014 के मुकाबले में। तो मेरा ठीक है। कहना सिर्फ ये था कि जी, सही। जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। 92.93 डॉलर फी बैरल, ये कल की खबर है कि आलमी मार्केट में जो कीमत है वो गिर गई है, क्योंकि इससे पहले जो है फवाद चौधरी साहब और दीगर जो वुज़रा है वो कहते हैं कि आलमी मार्केट में अगर कीमत बढ़ेगी तो फिर हम किस तरीके से उसको स्टेबल रखेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि जब कीमत गिरती है तो तब जो है वो आपको कीमतें गिराने का ख्याल क्यों नहीं आता, अगर बढ़ती है और आप बढ़ाते हैं तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये भी आपको बता दें कि हुकूमत ने तजवीज़ करदा रकम से भी ज़्यादा बढ़ाया, यानी समरी जो है वो 8 रुपये कुछ पैसे जो है वो उसकी गई थी, लेकिन हुकूमत ने जो बढ़ाया है वो 12.3 यानी 12 रुपये 3 पैसे पेट्रोल बढ़ाया है। और पहले इस तरह के कुछ चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं कि जी वज़ीर आज़म ने तो समरी मुस्तरद कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं अगले दिन आवाम के ऊपर जो पेट्रोल पंप है वो गिरा दिया जाता है। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। आज बड़ा हैपनिंग दिन रहा और कुछ अहम डेवलपमेंट्स भी हैं, उसके हवाले से हमें बात करनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। बातें जमहूरी और काम आमिराना, जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल है हमारे आछी हुक्मरानों का। बातें बरतानवी जमहूरियत की और एक्शन इतने मुतज़ाद कि आमिर भी शर्मा जाएं। महंगाई के मारे अवाम को IMF के रहमो करम पर छोड़कर तहरीक इंसाफ की हुकूमत का इस वक्त सारा फोकस जो है वो अपने नाक़दीन को फिक्स करने पर मरकूज है। वो इमरान खान जो मुखालिफिन को चोर डाकू से कम पर मुखातिब ही नहीं किया करते थे, वो आज खुद सोशल मीडिया की तनकीद से घबराए हुए हैं और ट्विटर की चंद ट्वीट्स पर FIA जिसे अहम वफाकी इदारे को ऑपरेशन क्लीन अप का टास्क सौंपे बैठे हैं, जिसने आज कमाल महारत दिखाते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान के देरीना साथी मोहसिन बेग को ड्रामाई अंदाज में न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि थाने ले जाकर बेरहमी से तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जुल्म की इंतहा देखिए कि एडिशनल सेशन जज भी तिलमिला उठे कि 9 बजे मुकदमा लाहौर में दर्ज हुआ तो ठीक आधे घंटे के बाद 9:30 बजे मोहसिन बेग के घर पर छापा मार दिया गया। कैसे? और जिन्होंने छापा मारा उनके पास छापे का इख्तियार तक नहीं था, ना ही कोई यूनिफॉर्म था और ना ही कोई वारंट थे। अदालत ने IG को अपने SHO के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए छापे को ही गैर कानूनी करार दे दिया। वो तहरीक इंसाफ जो इदारों की तश्कील के वादे के साथ मैदान में उतरी थी, आज FIA जैसे वफाकी इदारे को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करके इदारे को बेतौकीर करती हुई नजर आ रही है। पूरा दिन आज जो है वो इस केस के हवाले से बात होती रही। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जी सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हामिद मीर साहब ने। बहुत शुक्रिया मीर साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब, ये क्या बुखलाहट है, क्या घबराहट है? वही मीडिया है, वही सहाफ़ी हैं जिनको इमरान खान जो है बहुत सर पे बिठा कर रखते थे और वो कहते थे कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है हमारा मीडिया। सहाफ़ियों के मुझे याद है कि नाम ले लेकर जो है वो तारीफ़ें की जाती थी, लेकिन जब आप खुद हुकूमत में आए तो चीज़ें इतनी बदल गई और फिर क्रिटिसिज्म जो है वो बर्दाश्त करने की अहलियत जो है वो हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ कम होते होते खत्म होती जा रही है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। आज जो मोहसिन बेग साहब के साथ हुआ है उसने तो तहरीक इंसाफ के बहुत से अपने जो लोग हैं उनको हैरान परेशान कर दिया है, क्योंकि ये मोहसिन बेग साहब जो हैं वो एक अखबार के एडिटर भी हैं, इसके अलावा एक न्यूज़ एजेंसी है उसके एडिटर इन चीफ भी हैं और इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे हैं, उनके साथ गैर मुल्की दौरों पर भी जाते रहे हैं और सहाफ़ी होने के बावजूद इन्होंने जो 2018 की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें इमरान खान साहब की बड़ी मदद की और उनके लिए डोनेशंस भी इकट्ठी की, उनकी पार्टी को चंदा भी दिलवाया। तो मैं ये कई दफ़ा मोहसिन बेग साहब से पूछा करता था कि मोहसिन बेग साहब, हम तो इमरान खान साहब का कभी इंटरव्यू कर लिया, कभी जरदारी साहब का कर लिया, कभी नवाज शरीफ साहब का कर लिया, तो ये आप जो है इतने इमरान खान के करीब किस तरह हो गए? तो आप ये जो आपकी एक रेड लाइन होती है सहाफ़ी की, उसको क्रॉस नहीं कर रहे थे। तो कुछ अरसे से वो कह रहे थे हाँ वाकई मुझसे गलती होगी, लेकिन मैं इसका कफारा भी तो अदा कर रहा हूँ ना, मैं आप तनकीद भी तो करता हूँ ना। तो मोहसिन बेग साहब अगर तनकीद कर रहे थे और उनका लबो लहजा जो है वो काबिल एतराज था, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन कानूनी कार्रवाई का जो तरीका आज इख्तियार किया गया है ये इंतहाई गैर कानूनी तरीका है और उसका
जिक्र तो इस्लामाबाद की जो एक मुकामी अदालत के जज साहब हैं, उन्होंने अपनी फैसले में भी लिख दिया है कि 9 बजे मुकदमा दर्ज हुआ और 9:30 बजे आपने उनके घर छापा मार दिया। इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है, जो बहुत से लोग जो हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, कि जब ये लोग उनके घर में दाखिल हुए तो ये सादा कपड़ों में थे, और इनसे जब कहा गया कि आप बताएं आप कौन हैं, अपनी आइडेंटिटी दिखाएं, तो इन्होंने आइडेंटिटी नहीं दिखाई। तो उस पर जो मोहसिन बेग साहब के घर के यानी फैमिली है, उन्होंने 15 पर इतला की। वो जो अच्छा। पुलिस वहां पर आई, उस पुलिस को मोहसिन बेग साहब की फैमिली ने बुलाया। उन्होंने 15 पे कॉल की कि पता नहीं ये कौन लोग हैं और जो जबरदस्ती हमें ले जाना चाह रहे हैं। अभी अब उनका बेटा जो हमजा है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो हमजा जो है उस पर अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है। तो आप अच्छा। अगर आप यूनिफॉर्म में भेजते एफआईए वालों को, अगर आप पुलिस को वहां पे भेजना था तो उसको पहले पुलिस को भेज देते। आपने पहले वहां एफआईए वालों को सादा कपड़ों में भेजा और उन्होंने कोई वारंट भी नहीं दिखाया, जिसका कि अदालत ने भी जिक्र किया है। तो ये इंतहाई जो है ना, इसमें मैं समझता हूँ कि आज हुकूमत की सुबकी हुई है। गो के जो कुछ मनाजर जो हैं वो सोशल मीडिया पर हुकूमत की तरफ से, एफआईए की तरफ से जो फुटेज रिलीज की गई है, उसमें जो मनाजर हैं वो भी मुनासिब नहीं है कि मोहसिन बेग साहब जो हैं वो पिस्टल लेके तो बाहर आ गए और उन्होंने एम भी किया पिस्टल। लेकिन मैंने जब उनके बेटे से बात की, हमजा से, तो उसने कहा जी हमें पता नहीं ये कौन लोग हैं। जब हम कह रहे हैं कि आप बताएं कि आप कौन हैं और आप वर्दी में क्यों नहीं है, तो वो जवाब नहीं दे रहे थे। तो हम क्या करते। और आप ये मैं बताऊं कि कल का जो डॉन अखबार है, कल के डॉन अखबार में देखिए, कल के डॉन अखबार में खबर छपी हुई है कि एक दिन में इस्लामाबाद में 10 डकैतियां हुई हैं। और जिस इलाके में मोहसिन बेग साहब का घर है, इस इलाके में इस्लामाबाद के एक साबिक आईजी के घर के बिल्कुल सामने डाकू घर में घुस गए और लूटमार करके वहां से निकल गए। तो यहाँ पर इस्लामाबाद में काफी खौफो हरास की फिजा है, और इस सूरत हाल में बहुत से लोग जो हैं वो गार्डों पर भी, जो घर में गार्ड रखे हुए हैं उन पर भी एतबार नहीं करते। लोगों ने घरों में असला रखा हुआ है। तो ये वो मैंने आपको बैकग्राउंड बताई है कि बड़ा एतराज अच्छा, किया जा रहा है। मीर साहब, इसमें मुझे एक चीज जो आपसे पूछनी है वो ये कि एक्चुअली क्या हुआ है, मुझे बताइएगा। आपने कहा कि हुकूमत की बड़ी सुबकी हुई है। अब इतनी बेवकूफ़ तो हुकूमत भी नहीं है। सादा कपड़ों में भिजवा दिया, बगैर वारंट के भिजवा दिया। खाते पीते आदमी हैं, सबको पता है मोहसिन बेग साहब, यकीनन गार्ड्स होंगे, मुलाजमीन की एक फ़ौज होगी। अगर इस तरह से कोई घर में घुसेगा तो उसके ऊपर रिएक्शन तो आएगा। क्या जो प्लान था वो सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो सका? हुआ क्या? नहीं, देखिए इसमें हुआ ये है कि पिछले डेढ़ 2 साल में जो एफआईए का साइबर क्राइम विंग है, इसको मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी जो एक टाइगर फोर्स है ना, उसकी तरह इस्तेमाल कर रही है। और ये जो साइबर क्राइम विंग है, आपको याद होगा कि इसने कुछ अर्सा पहले लाहौर में 2 सहाफियों को गिरफ्तार किया था, मेरे छोटे भाई आमिर मीर को और इमरान शफकत को गिरफ्तार किया था। उनके भी घर में इसी तरह घुस गए थे और पकड़ के ले आए। अब इन्होंने देखा ये कि ये तो सहाफी होते हैं, ये तो बेचारे आगे से मुजामत ही नहीं करते। लेकिन इस्लामाबाद में आप जिस तरीके से आप घुसे, मैंने आपको इसीलिए पूरी एक बैकग्राउंड बताई है कि इस्लामाबाद में डकैतियां बहुत हो रही हैं। और फिर जब आप जाएंगे बगैर यूनिफॉर्म के, तो और आप वारंट भी नहीं दिखाएंगे और आप अपनी आइडेंटिटी भी नहीं दिखाएंगे, तो उसमें हुआ ये कि वहां पर ये जब 9 बजे मुकदमा लाहौर में दर्ज हुआ है और 9:30 बजे इनको कहा गया कि जाकर पकड़ो। एग्जीक्यूशन में जल्दी थी, किसी को बहुत जल्दी थी, किसी को बहुत जल्दी थी, और इसकी इंक्वायरी भी नहीं की गई और सीधा जाके और मोहसिन बेग साहब को पकड़ने की कोशिश की गई। तो इसमें जो जल्दबाज जो भी आदमी है जिसने ये हुक्म दिया था, वो ये तवक्को नहीं कर रहा था कि इतनी मुजामत होगी। अब उसकी एक और इसमें बहुत सी चीजें हैं कि जो एफआईए के लोग और पुलिस के लोग बाद में दोपहर को दोबारा जब मोहसिन बेग साहब के घर के अंदर घुसे हैं, तो उनको एग्जैक्टली पता था कि कौन सा कमरा किधर है और किस कमरे में क्या चीज मिल सकती है। तो ये जो मोहसिन बेग साहब का घर है, ये 2018 के इलेक्शन से पहले यहाँ पे इमरान खान साहब जो हैं वो रेगुलरली इस घर को विजिट करते थे, और इस घर के अंदर कौन से कमरे में, नीचे वाला ड्राइंग रूम जो है वो कहाँ पे क्या होगा, खाना कहाँ पे खाना है, उनके कंप्यूटर कहाँ पड़े हुए हैं, उनको सारा पता था। सारा पता था उन लोगों को। तो ये जो जिस तरीके से उन्होंने किया है, और फिर उसके बाद जो है वो फिर एक मिनिस्टर साहब जो हैं, एक फेडरल मिनिस्टर साहब जो हैं, वो इस वाकये के बाद उन्होंने कुछ सहाफियों को फोन किए
और उनको ये कहते रहे जी कि आपका भी नाम है, मैंने आज जोर लगा के तो आपकी गिरफ्तारी जो है मैंने आज मुलतवी करवा दी है, लेकिन आप जरा एहतियात करें और वो जो आपके फलां दोस्त हैं और फलां दोस्त हैं और फलां दोस्त हैं उनको बता दें वो आज घर में ना रहें, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस तरह उन्होंने 2-3 लोगों को फोन किए, यानी कि वो बकायदा खौफ व हरास पिलाना चाह रहे थे। ये जो होता है ना, ये तरीकाकार जो है, जब कोई हुकूमत जो है वो इन हथकंडों पे उतर आती है तो इसका मतलब है कि वो हुकूमत अंदर से बहुत कमजोर हो चुकी है। यानी कि पहले आपका निशाना था अपोजिशन के लोग, अपोजिशन लीडर, कभी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया, कभी खुर्शीद शाह को गिरफ्तार कर लिया, कभी आसिफ जरदारी को गिरफ्तार कर लिया। अब वो जो है उनकी जमानतें हो गई हैं, तो अब इन्होंने कहा कि जो कमजोर लोग हैं, सहाफी हैं, ये तो मजामत नहीं करते, तो इनको पकड़ो। तो ये जो डराने धमकाने की कोशिश है, इसका मकसद क्या है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। कि एक मैसेज दिया जा रहा है कि एफआईए जो है वो अगर मोहसिन बेग के घर में घुस के उसको गिरफ्तार कर सकती है, तो पीटीआई के वो एमएनएज या वो शख्सियात हुकूमत के अंदर जो के तहरीक इंसाफ में शामिल थे या अपनी वफादारी बदल के मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं, वो ये मत समझे कि हम कमजोर हैं और वक्त पड़ने पे ये एफआईए जो है वो उनके खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये जो आज मोहसिन बेग साहब के साथ हुआ है, ये दरअसल वो पैगाम देना चाह रहे थे अपने पार्लियामेंटेरियंस को और पार्टी के अंदर उन लोगों को जिनके राब्ते हैं अपोजिशन की जमातों से। तो मीर साहब, ये पैगाम दीगर सहाफियों के लिए भी था, और इस बात में कितनी सदाकत है कि लिस्टें बनाई जा चुकी हैं बाकायदा तौर पर, सहाफियों की पकड़ धकड़ का जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगा? देखिए, मुझे खुद एक सहाफी ने खुद आज बताया कि उनको एक फेडरल मिनिस्टर ने फोन करके कहा है कि आपका नाम भी लिस्ट में है, लिस्ट बनी हुई है, आपका नाम भी लिस्ट में है, आज मैंने आपकी गिरफ्तारी जो है वो मुलतवी करवा दी है, लेकिन मैं इसकी जमानत नहीं देता, और आपके फलां 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 दोस्त जो हैं, आपके साथी जो हैं, उनको तो गिरफ्तार करना ही करना है। तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर पीटीआई का जो सोशल मीडिया सेल है, उसने तो बाकायदा एक कैंपेन शुरू कर दिया है, और उस कैंपेन में वो बाकायदा खुद कह रहे हैं कि बहुत से जर्नलिस्टों का नाम है, मेरा भी नाम है, उसमें सलीम साकी साहब का भी नाम है, और एक हमारी जो फीमेल कुलीग है आसमा शिराजी, उनका भी नाम है कि जी इनको भी पकड़ो, इनको भी गिरफ्तार किया जाए। तो अब अगर नौबत इस बात पे आनी, अगर आपको आसमा शिराजी के किसी कॉलम पे एतराज है, किसी भी चीज पे एतराज है, तो भाई आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, उनके खिलाफ आप अदालत में चले जाएं। अब ये मोहसिन बेग साहब के खिलाफ जो सारा मामला है, मुराद सईद साहब ने उनके खिलाफ जो एक शिकायत दर्ज करवाई है, वो जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर में रेहाम खान की किताब का सफा नंबर भी लिख दिया जी कि इस सफे नंबर पे ये लिखा हुआ है और इसका जिक्र किया है मोहसिन बेग ने, और ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर के जरिए आपने क्या किया, आपने दरअसल रेहाम खान की जो किताब है और उसका वो जो सफा नंबर है, उसको आपने पूरी दुनिया के सामने पब्लिसाइज किया है। मैं साफ साफ आपको बताऊं कि मैंने तो रेहाम खान की वो किताब जो है वो नहीं पढ़ी थी, लेकिन आज जब एफआईआर में मैंने उस किताब का सफा नंबर पढ़ा है, और फिर नदीम मलिक साहब ने अपने शो में वो एफआईआर के कॉन्टेक्स्ट में वो बताए हैं, तो उससे मुझे पता चला कि किताब में क्या लिखा हुआ है। तो मीर साहब, मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये कि ये रेहाम खान साहिबा की जो किताब है वो पाकिस्तान में बैन तो नहीं है ना, या फिर तहरीक इंसाफ ने इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं की अब तक? देखिए, इनके जो कुछ रहनुमा हैं, जो मसलन जुल्फी बुखारी साहब हैं, या एक यूके में इनके भी दोस्त हैं, इमरान खान साहब के भी दोस्त हैं, और शहबाज शरीफ साहब के भी दोस्त हैं, अनिल मुसरत साहब, उन्होंने रेहाम खान के खिलाफ यूके की कोर्ट्स में कोई कार्रवाई की। लेकिन वो किताब पाकिस्तान में अवेलेबल है। अब तो एफआईए ने जो एक एफआईआर दर्ज किया है, उसमें उस किताब का भी जिक्र आ गया और उसका सफा नंबर भी आ गया। ठीक है। तो अब इमरान खान साहब पर और मुराद सईद साहब पर अगर वो समझते हैं कि मोहसिन बेग साहब ने कोई झूठ बोला है, तो उन पे ये वाजिब है कि अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए पाकिस्तान की किसी अदालत में रेहाम खान पर मुकदमा दर्ज करें और उनको गलत साबित करें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने, जिन्होंने आज तक रेहाम खान की किताब नहीं पढ़ी, तो फिर हम ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, यार इस किताब में कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है कि ये इस हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे मीर साहब लेना है, क्योंकि और भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही है। जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है वहाँ पर भी डिस्कशंस चल रही हैं, और इसके अलावा अपोजिशन की भी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, और शहबाज गिल साहब ने भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है जी, सूबाई और वफाकी काबीना में तब्दीलियाँ भी होने जा रही हैं। तो बहुत डेवलपमेंट्स हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हामिद मीर साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। और जराए ये बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप की अक्सरियत ने जो है वो खुलकर सियासी मैदान में आने का मशवरा दे दिया है और अक्सरियत की राय ये थी कि वक्त अब आ गया कि हुकूमत मुखालिफ लाएहमल को जो है वो इख्तियार किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी इब्लाग ने भी आज एक अहम स्टेटमेंट दिया। वो ये कह रहे हैं जी कि हम तब्दीलियाँ जो हैं वो कर रहे हैं वफाकी और सूबाई काबीना में, ये भी एक डेवलपमेंट है। और अब से कुछ देर पहले जो एक खबर आई है वो ये कि तारिक बशीर चीमा की ज़ेर सदारत जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, परवेज़ इलाही ने अपोजिशन रहनुमाओं से हालिया मुलाकातों पर पार्टी अरकान को इत्मीनान में लिया है और तमाम अरकान असम्बली ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है फैसलों का इख्तियार दे दिया है। बहरहाल बड़ी तशवीश का इजहार हुआ है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत पर भी। हामिद मीर साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, ये जो डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं ये यही वजह है हुकूमत की इस बुखलाहट की कि अपोजिशन जो है वो मुलाकातें कर रही है, जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो भी कुछ सोच रहा है, काफ लीग वाले भी कोई फैसला करने जा रहे हैं, तो ये वही बुखलाहट है, वजह यही है? ये जो मुलाकातें हैं, यकीनन इन मुलाकातों ने भी उनमें काफी परेशानी पैदा की हुई है। लेकिन जो ज्यादा उनको प्रॉब्लम है ना, ज्यादा प्रॉब्लम उनके अंदर से है। देखें, मेरी बात जो है शायद बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। ये ऑपोजिशन जो है ये कभी भी इमरान खान के लिए कोई इतना बड़ा खतरा नहीं रही, लेकिन इमरान खान साहब खुद अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और उनके रवैये की वजह से बहुत से लोग उनसे नाराज हो गए हैं। ये जो पिछले दिनों उन्होंने 10 वजीरों को 1 2 3 4 करके और नंबरिंग करके और उनको जो उन्होंने इनामात दिए हैं और कहा जी कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, तो आधी से ज्यादा कबीना तो उन्होंने अपने खिलाफ कर लिया है। और बहुत से सिटिंग मिनिस्टर्स जो हैं वो भी अब नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते कर रहे हैं जनाब के, और लोगों से भी आपके राब्ते, आप हमारे साथ भी राब्ते करें। लेकिन ये नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है ना, उन्होंने स्ट्रेटजी ये बनाई हुई है कि ज्यादा बातें मीडिया पे करें ना। अब एक और जो चीज बड़ी अहम है वो ये है कि कुछ सिग्नल्स जो हैं वो नून लीग के अंदर से ऐसे आ रहे हैं कि उससे कंफ्यूजन है अभी। मसलन शाहिद हकान अब्बासी साहब हैं, वो कह रहे हैं जी कि फोन कॉलों का सिलसिला बंद नहीं हुआ, जबकि मैंने नून लीग के लोगों से पूछा है कि क्या फोन कॉलें आ रही हैं, उन्होंने कहा नहीं, फोन कॉलें बंद हो गई हैं। मैंने खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछा है कि आप ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि फोन कॉलें अभी भी आती हैं और वो न्यूट्रल नहीं है और शेख रशीद कह रहे हैं जी कि वो हमारे साथ हैं। मौलाना साहब ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। जो खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात में जो हुआ है तो वहाँ पे तो वो न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। वो तो मौलाना फजलुर रहमान को वो न्यूट्रल नजर आ रहे हैं, नून लीग के अंदर बहुत से लोगों को न्यूट्रल नजर आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी को न्यूट्रल नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं शायद हकान अब्बासी साहब जैसे जो कहते हैं कि वो न्यूट्रल नहीं है और फोन कॉलें आ रही हैं। तो उस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन है। लेकिन जो आज मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की जो मीटिंग हुई है और उसमें उन्होंने आखिर में जो इख्तियार दे दिया है परवेज इलाही साहब को, उस मीटिंग में जो तकरीरें हैं, अब उन तकरीरों की तफसील अगर अखबार जो है वो छाप दें या टीवी चैनल्स पर वो आ जाए, तो वो जो मुनस इलाही साहब ने कहा है ना उस दिन परसों कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के लोगों से कहें कि घबराना नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि वो तो बात उन्होंने कह दी थी, वो उनकी अपनी राय है मुनस इलाही साहब की। अच्छा। लेकिन ये जो मीटिंग थी ना काफ लीग की, इसमें कहा गया कि जनाब मुनस इलाही साहब आप हमें इतना कॉर्नर ना करें, क्योंकि इस हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हम तो बड़े परेशान हैं और अगर हम इस इमरान खान की हुकूमत के साथ रहे तो इलेक्शन में हम किस मुंह से जाएंगे लोगों से वोट मांगने। तो वहां पे बड़ी सख्त बातें हुई हैं। और ये जो आपने अपनी गुफ्तगू में आपने तारिक बशीर चीमा साहब का नाम लिया है, मेरी इतला के मुताबिक तारिक बशीर चीमा साहब ने भी बड़ी सख्त बातें की हैं। अच्छा। आखिर में इख्तियार दे दिया है परवेज इलाही साहब को, तो वो इसलिए दिया है कि फैसला वो कर ले। लेकिन पार्टी के अरकान की अक्सरियत ने परवेज इलाही साहब को ये कह दिया कि जनाब इस हुकूमत के साथ चलना बहुत मुश्किल है। अब ये परवेज इलाही साहब डिपेंड करता है कि उन्होंने इमरान खान की हमायत के साथ अगले इलेक्शन में जाना है या उनकी हमायत के बगैर। यानी खतरा इस तरफ से भी बरकरार है मीर साहब, वो तो क्लियर हो गया कि काफ लीग किस तरफ इस वक्त झुकाव उसका नजर आता है। जी जी, एक बात आपको और बता दूं, ये देखें टोटल जो डिफरेंस है ना हुकूमत और ऑपोजिशन के नंबर गेम में, जो डिफरेंस है वो 10 वोटों का है। ऑपोजिशन के पास 162 वोट हैं, और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए 172 चाहिए, तो 10 वोटों का फर्क है। और नून लीग वाले कहते हैं जी 20-22 हैं, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक वो 20-22 टोटल हैं। उसमें जो लोग पीपल्स पार्टी को अपनी हिमायत का यकीन दिला रहे हैं वो भी हैं, 1-2 इंडिपेंडेंट्स भी हैं,
तो अगर ये 20-22 हैं माइनस काफ लीग माइनस MQM माइनस BAP, तो अपोजिशन को अपनी तहरीक में एतमाद कामयाब करने के लिए ना काफ लीग की जरूरत है ना ही MQM की जरूरत है। लेकिन इसमें जरदारी साहब जो है ना, उन्होंने ये प्रेशर डाला हुआ है कि काफ लीग को और MQM को भी साथ लेके चलें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी नजर आए। सही, बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़े ब्राइट चांसेस हैं ऑपोजिशन के, हामिद मीर साहब के मुताबिक कि वो तहरीक अदम एतमाद अगर लाते हैं तो इस वक्त नंबर्स हमें ये बता रहे हैं कि वो नंबर्स जो हैं वो उनको फेवर करेंगे और वो शायद इसमें कामयाब भी हो जाएं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह।